नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में फाइनली हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर 4 है। 3 चैप्टर जो हमने ऑलरेडी करा दिया है, तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अर्धसंघवाद की अवधारणा। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, पूरी क्लास को देखिए और अच्छे से इसका जो है तैयारी कीजिए। अच्छे से आप अगर देखते हैं तभी आपकी जो है तैयारी हो पाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट बनाइए, या फिर नोट नहीं बनाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आपके सभी यूनिवर्सिटी के लिए देख लीजिएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्धसंघवाद की अवधारणा। तो चलिए पहले प्रस्तावना देखेंगे। तो भारत का संविधान एक अद्वितीय दस्तावेज है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्वों का सुंदर समन्वय किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, इसीलिए यहाँ शुद्ध संघीय व्यवस्था जैसे अमेरिका में यह संभव नहीं है। इसीलिए भारत को अर्धसंघीय राज्य कहा जाता है, यानी कि क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया है नीचे, यह शब्द सबसे पहले कैसिवेयर ने प्रयोग किया। किसने किया? कैसिवेयर ने प्रयोग किया। क्या कहा इन्होंने? द इंडियन यूनियन इज क्वासी फेडरल a unitary state with subsidiary federal features। ठीक, अर्थात इसका मतलब यहाँ पर देखिए, भारत का संविधान मूलतः एकात्मक है, परंतु उसमें संघीय तत्वों को भी शामिल किया गया है। दूसरा यहाँ पर दिया गया संघवाद की परिभाषा। तो संघवाद उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन की शक्तियों का विभाजन दो स्तरों के बीच होता है। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच ये चीजें होती हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करती हैं। क्या करती हैं? स्वतंत्र रूप से इसका जो है प्रयोग करती हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर संघीय राज्य की मूल विशेषताएं। तो पावर इज डिवाइडेड नॉट डेलीगेटेड। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर है भारत का संघीय ढांचा। तो भारत का जो संघीय ढांचा है किस प्रकार का है, चलिए देखते हैं। संविधान की धारा के 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक, यह वाक्य इस बात का संकेत देता है कि भारत एक संघीय राज्य तो है, परंतु उसकी जड़ें एकात्मकता में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ठीक, संविधान निर्माताओं ने देश की एकता, अखंडता, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए संघीय प्रणाली में एकात्मक तत्वों को अधिक महत्व दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के अर्धसंघवाद की विशेषताएं। शक्तियों का असमान विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है आपकी, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला जो दिया गया है संघ सूची। इसमें जो आपके 97 विषय है, यानी कि 97 विषय हैं इसमें। राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में आपके 47 विषय हैं। ठीक, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे उसकी शक्तियां जो है शक्ति मजबूत बनी रहती है। आप उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि जो है केंद्र के नियंत्रण में है। दूसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की जो सर्वोच्चता होती है, भारत का संविधान सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों इसी के अधीन है। यदि किसी राज्य का कानून संविधान के विरुद्ध होगा तो वह अमान्य होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया संविधान की कठोरता और लचीलापन। संविधान की कठोरता और लचीलापन, चलिए देखते हैं। संविधान को बदलने की प्रक्रिया न तो पूर्णतः कठोर है न पूर्णतः लचीली है। कुछ संशोधन संसद अकेले कर सकती है, जबकि कुछ के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यह अर्धसंघीयता के उदाहरण हैं। चौथा पॉइंट है राज्यों की स्वतंत्रता समिति, यानी कि जो राज्यों की स्वतंत्रता सीमित है क्या है, चलिए देखते हैं। राज्य अपनी इच्छा से न तो संघ से अलग हो सकते हैं और न ही अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जैसे अमेरिका के राज्य कर सकते हैं।
अमेरिका के जो राज्य है अपनी मर्जी से इसमें जो है परिवर्तन यानी कि संशोधन कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भारत का संघ अविभाज्य है। पांचवा पॉइंट, आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियों में देखेंगे भारत का संघीय ढांचा आपातकालीन स्थितियों में एकात्मक रूप लेता है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है इसमें शामिल है। सारी शक्तियां केंद्र के अधीन आ जाती हैं। यह भी अर्धसंघीयता का प्रमुख लक्षण है। ठीक, छठा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन। केंद्र सरकार को अनुच्छेद 3 के तहत अधिकार है कि वह संसद के माध्यम से किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। इसमें जो है राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है कि राज्य कहे कि ये आप कर सकते हैं। ठीक, ये है एकात्मक प्रवृत्ति है। क्या है? एकात्मक प्रवृत्ति है। सातवां पॉइंट है वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध में आप देखेंगे यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र की प्रधानता है। राज्य अधिकांशतः केंद्र की सहायता पर निर्भर है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल जो कमीशन होता है के माध्यम से राजस्व का वितरण होता है। फाइनेंस कमीशन के माध्यम से क्या होता है? राजस्व का वितरण होता है। आठवां पॉइंट, राज्यपाल की भूमिका। तो राज्यपाल की भूमिका इसमें देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। वह राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। कभी कभी केंद्र राज्य की सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है। अनुच्छेद 356 जो है यह केंद्र की श्रेष्ठता को दर्शाता है। अनुच्छेद जो आपका 356 है, क्या करता है? केंद्र की श्रेष्ठता को दर्शाता है। नवा पॉइंट दिया गया है न्यायिक प्रणाली की एकता। तो न्यायिक प्रणाली की एकता में देखेंगे यहाँ पर भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी राज्यों पर बाध्यकारी हैं। अलग अलग राज्यों की स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली नहीं है। जो एक राज्य की वही दूसरे राज्य की भी जो है न्यायिक प्रणाली है, न कि अलग है। 10वां पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नागरिकता। तो नागरिकता में देखेंगे भारत में एक ही नागरिकता है। जैसे भारतीय जो है भारतीय नागरिकता संघीय देशों जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। यह भी भारत की एकात्मकता का क्या है? प्रमाण है। अगला यहाँ पर अर्धसंघवाद के कारण। तो अर्धसंघवाद के कारण जो है भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था के पीछे कुछ मुख्य कारण रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण जो है भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था जो है लागू हुआ। पहला पॉइंट देगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें देखेंगे ब्रिटिश भारत का शासन जो है एकात्मक था। भौगोलिक विविधता, तो भाषा, धर्म, संस्कृति की विविधता ने केंद्र की सशक्त भूमिका को आवश्यक बना दिया। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। इसमें आप देखेंगे विभाजन के बाद केंद्र को मजबूत रखना आवश्यक समझा गया। चौथा पॉइंट है पर सुरक्षा कारण, यानी कि जो बाहरी खतरे और आंतरिक अस्थिरता को देखते हुए केंद्र की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। संविधान सभा की दृष्टि। तो यहाँ पर देखेंगे जो संविधान सभा की दृष्टि है कहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं संविधान सभा में इस विषय पर बहस के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ यूनिटरी as well as federal according to the requirement of time and circumstance। ठीक, तो ये चीजें आप जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपकी एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर कीजिए एक दो फ्रेंड के पास। ये आपका कर्तव्य है। हमारा जो कर्तव्य है हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में संघीयता लचीली होगी जिससे आवश्यकता अनुसार एकात्मक या संघीय रूप लिया जा सके। न्यायिक व्याख्या देखेंगे तो न्यायिक व्याख्या जो इसमें है दिया गया है इसके अंतर्गत SR बोम्मई बनाम भारत संघ क्या हुआ 1994 में हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? तो चलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या कहा, देखते हैं इसमें। भारत एक संघीय राज्य है, परंतु उसकी संघीयता मजबूत केंद्र के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? मजबूत केंद्र के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है केशवानंद भारती मामला जो है 1973 में लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संघवाद संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या है? मूल संरचना का हिस्सा है। भारत के अर्धसंघवाद के लाभ, तो यहाँ पर दिए गए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाता है, प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता आती है, संकट के समय त्वरित निर्णय जो है संभव होते हैं इसमें। ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, राज्यों के बीच समन्वय बढ़ता है। कमियां और आलोचना, तो इसमें जो कमियां आए हैं और आलोचना इसमें देखेंगे अच्छे से। केंद्र की अधिक शक्ति से राज्यों की क्या है? स्वायत्तता घट जाती है। राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रहती है। वित्तीय निर्भरता से राज्य जो है कमजोर पड़ते हैं। संघीय सिद्धांत का आंशिक इसमें पालन होता है। अगला पॉइंट है उपसंहार, तो इसमें देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था अपने आप में अनोखी है। यह न तो पूर्णतः संघीय और न ही पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अतः यह कहना उचित होगा कि भारत का संविधान एकात्मक प्रवृत्तियों वाला संघीय संविधान है। इस प्रकार भारत का अर्धसंघवाद राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा, हमने जो है यूनिट नंबर 4 यानी कि चैप्टर 4 करा दिया। इसे देखिए आप लोग और तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। पढ़िए, आगे बढ़िए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।